हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा, हमने लेंथ के मेजरमेंट के लिए हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी। अब उसी में हम पढ़ने वाले हैं आज मास के मेजरमेंट के लिए कुछ टेक्निक्स। ठीक है, तो इसमें मेनली हमने दो चीज़ पढ़नी है, एक इनर्शियल मास टेक्निक और ग्रेविटेशनल मास टेक्निक। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी पहले से बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें इसको समझने से पहले हम समझते हैं इनर्शियल मास क्या होता है और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती थी। हम बहुत दूर की लेंथ का मेजरमेंट भी कर सकते हैं और बहुत छोटी से छोटी लेंथ का भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे हमने लिक्विड ड्रॉप के लिए देखा था। और बहुत दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी देखा था, जैसे सन का साइज हो गया, मून का साइज हो गया, इस तरीके से। अब वैसे ही यहाँ भी हमें क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हमें मास मेजर करने होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती हैं, उसमें से हमें दो मेथड्स जो हमारी रेलिवेंट हैं इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जस्ट इसके समझते हैं। तो जो इनर्शियल मास है और ग्रेविटेशनल मास है, इसके बारे में हम आगे जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आएगा वहाँ भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जिससे इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में इसमें क्लैरिटी आ जाए। तो इनर्शियल मास क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कि ये टेक्निक किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से यूज होता है। तो इनर्शियल मास क्या होता है? इनर्शियल मास सिंपली, मैं क्या करता हूँ, एक एक्सिस बना ली मैंने। ठीक है, ये क्या है, कोई एक पोल समझ लो या एक्सिस समझ लो। ठीक है, तो अब इसके साथ मैंने किसी बॉडी को अटैच कर दिया किसी रस्सी के थ्रू। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, m1 मास की कोई बॉडी है, उसको अटैच कर दिया। तो जब ये इसके एक्सिस के अराउंड क्या करना करेगी, जब ये इसके एक्सिस के अराउंड इस तरीके से रोटेट करना शुरू करेगी, तो क्या होता है उस कंडीशन में इस पे जो मास होता है वो क्या होता है, इनर्शियल मास। ठीक है, उस कंडीशन पे जो इस पे मास होता है उसको बोला जाता है इनर्शियल मास। मतलब कि कोई बॉडी जब किसी पाइवोटेड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऐसे मोशन करती है, ठीक है, या रोटेशनल मोशन करती है, ट्रांसलेशनल मोशन करती है, तो उस कंडीशन में जो उसका मास होता है वो क्या होता है, इनर्शियल मास। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो ये है इनर्शियल मास। तो इसमें ये डिवाइस है जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, इनर्शियल मास को ऑब्जर्व करने के लिए डिवाइस होती है, जिसमें क्या करते हैं, एक वुडन ब्लॉक है, एक टेबल समझ लीजिए। एक टेबल में क्या कर रखा है हमने, इस तरीके से एक पूरा सिस्टम हमने अटैच कर रखा है। ठीक है, एक क्या होगी, ये मेटल स्ट्रिप है, इस तरीके से हमने अटैच कर रखी है। और यहाँ पे जो ये पेन दिख रहा, इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, कोई मास रखेंगे। जब इसके ऊपर कोई मास रखेंगे तो ये क्या होगा, ये नीचे को जाएगा। ठीक है, ये ये हमारा जो भी टेबल है उससे अटैच्ड है, लंबी सी स्ट्रिप है। जब उस पर हम कोई मास रखेंगे तो क्या होगा, नीचे को झुकेगा ना हल्का सा। तो यहाँ हम उसका टाइम पीरियड नोट करते हैं और उसके वाइब्रेशंस को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक बहुत लंबी सी मेटल स्ट्रिप है, उसको आप किसी टेबल में टाइटली अटैच करते हैं और उसके एक एंड को आप जोर से नीचे को धक्का देंगे तो क्या होगा, वो वाइब्रेट करना शुरू करेगी ना, ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर जाती है। ठीक है, अगर बहुत लंबी सी स्ट्रिप होगी, आप स्केल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जो आयरन स्केल होती है उसको आप एक जगह से पकड़ लें और एक साइड से उसको क्या करें, जोर से नीचे को दबाएं, तो क्या करेंगे, अगर आपका दूसरा हाथ अच्छे से उसमें टाइट से पकड़ा है तो हल्का सा वाइब्रेट करेगी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसमें जस्ट एक आपको छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो बस समझ लेना एक बार। ठीक है, तो जो m2 इक्वस टू होता है m1 इंटू T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये जैसा एक छोटा सा फॉर्मूला है जो यहाँ यूज किया जाता है, यानी कि m2 अपॉन m1 इक्वस टू T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो m2 क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले हम इसका मास लेंगे m1 m2 के रिस्पेक्ट में, फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेन में हम क्या रखेंगे, जो पेन लिखा है यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट रखने की जगह होगी जिसका हमने मास काउंट करना है, फिर उसका मास आ जाएगा। फिर टाइम पीरियड काउंट करेंगे, टाइम पीरियड कौन कौन से, एक पहले टाइम पीरियड बिना किसी को रखे, ठीक है, हम ऑसिलेट करेंगे, और फिर जब मास रख देते हैं उसके बाद ऑसिलेट करेंगे। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इनर्शियल मास को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सी मेथड है इनर्शियल मास काउंट करने की। अच्छा, दूसरी मेथड आती है ग्रेविटेशनल मास काउंट करने की। अब ग्रेविटेशनल मास क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ग्रेविटेशनल मास और कुछ नहीं, अर्थ की ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जो मास काउंट होता है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो मास काउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल मास बोलते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा। इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट तो आपने शायद कहीं देखा भी होगा। ठीक है, कुछ याद आ रहा, जैसे आप कहाँ जाते हैं, ज्वेलर की दुकान में जाते हैं तो इस तरीके का होता है ना,
पेन, ठीक है, कुछ उसी तरीके का होता है। ये आपको लैब में मिल जाएगा, ठीक है। आप फिजिक्स लैब में आपको ये भी इनर्शियल मास वाला और ये ग्रेविटेशनल मास के लिए भी ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बीच में एक क्या है, एक बोल सकते हैं कि स्ट्रेट रॉड होती है, जिसके दोनों साइड क्या होते हैं, ऐसे एक कांटा टाइप का दिख रहा है ना आपको, ठीक है। जैसे क्या होता है सुनार के वहाँ आपने देखा होगा, जो ज्वेलर्स होते हैं उनके वहाँ क्या होता है, एक साइड हम क्या रखते हैं, गोल्ड वोल्ड डालते हैं, एक साइड क्या डालते हैं, जो उनका वेट होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का कुछ होता है, ये आपको लैब में भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, एडजस्टिंग स्क्रूज होते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं आगे पीछे। और यहाँ पे एक स्केल लगी होती है, जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितना इसका वेट है, ठीक है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, इस तरीके से, ठीक है। छोटे वेट के लिए ही होता है ये, ठीक है, छोटे वेट्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। आप इसको सोनार की दुकान में या ज्वेलर की दुकान में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो मास निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल मास, और इसको हम इस तरीके से काउंट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गई, ये मास मेजरमेंट की मेथड हो गई, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे ही जो रेलेवेंट मेथड्स पढ़नी है उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी मेथड्स होती हैं, ठीक है, बट हमें इन दोनों के बारे में ही यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब ऐसे ही हैं टाइम मेजरमेंट की मेथड्स, ठीक है। अब देखते हैं टाइम मेजरमेंट की मेथड्स। टाइम मेजरमेंट की एक सबसे अच्छी मेथड क्या होती है, हमारी वॉच, ठीक है। हम जैसे क्या होते हैं 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, हम कैसे काउंट करते हैं, वॉच से काउंट करते हैं। तो वैसे ही कुछ और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वॉच समझ लीजिए, ठीक है। उन वॉच के बारे में ही हमने क्या करनी है यहाँ, स्टडी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें कौन कौन सी वॉचेज या जो भी हैं इनको क्या नाम है। तो सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, ठीक है। अब यहाँ हम टाइम किसका काउंट करना होता है, अच्छा ये भी समझ लेते हैं टाइम किस किस का काउंट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या होती है, अपनी एज के बारे में काउंट करना होता है तो हम ईयर के हिसाब से काउंट करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमें अगर किसकी एज के बारे में पता करना है, जैसे हमारे फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स की एज के बारे में पता करना होता है तो क्या करते हैं, वहाँ कार्बन डेटिंग की हम यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग यूज करते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यूनिवर्स की एज के बारे में पता करना है तो किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड टेक्निक्स होती हैं जिनके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं कुछ टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो हमारे सिलेबस में, उनको मैं कुछ कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर बेसिकली जैसे आपने देखा होगा ना पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम जो घड़ी का पेंडुलम होता है क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऑसिलेट करते हैं ना। वैसे ही एक ऑसिलेटर अगर आप क्या कर लो, एक वायर ले लो, एक लंबा सा वायर ले लो, उस पर एक बॉल को अटैच कर लो। अब उसको हम घुमाएंगे, ठीक है। किस तरीके से घुमाएंगे, अगर एक जगह हम फिक्स रख देंगे और उस बॉल को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में धक्का देंगे, तो क्या होगा, वो यहाँ तक जाएगी, फिर दोबारा वापस कहाँ तक आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर क्या होगा, ऐसे ही अगली तरफ जाएगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ऑसिलेट करते रहेगा ना इधर उधर। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में भी क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। एसी सप्लाई जो हमारे घरों में करंट आती है, एसी सप्लाई देते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी की, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की। तो उस कंडीशन में जो एसी सप्लाई ऑसिलेट करती है, वहाँ से हम क्या पता करते हैं, टाइम के बारे में, ठीक है। यानी कि यह क्या करती है, ये जो रोटेशन होता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें एक टाइम स्केल लगा रहता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर होता है, एक डिवाइस होती है, उसमें हम टाइम स्केल के हिसाब से क्या करते हैं, टाइम की काउंटिंग कर लेते हैं। ये होता है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर मेथड, ठीक है। ऐसे ही सेकंड होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। अब क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे से एक बोल सकते हैं कि एलिमेंट होते हैं क्वार्ट्ज, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उनके क्रिस्टल्स के वाइब्रेशंस को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके क्रिस्टल्स के वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, उनके वाइब्रेशन को हम देखेंगे, ठीक है, वो किस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑसिलेशन फिनोमेना के रिस्पेक्ट में ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेजरमेंट, ठीक है। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे से क्रिस्टल होते हैं, जैसे मैं लेटर सपोज एक सिस्टम बना दिया, इसमें क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे से क्रिस्टल होंगे, ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इनको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल बोल सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जब हमें इन्हें कुछ एनर्जी देंगे तो क्या करेंगे, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वाइब्रेट करेंगे तो हम इनके वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हैं,
टाइम की काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेट कर रहे हैं, 1 आवर में कितना वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेथड होगी। फिर ऐसे ही नेक्स्ट मेथड होती है एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक मेथड भी क्या होती है, इसी तरीके से। इसमें क्या करते हैं, ये तो काफ़ी, इसका हमने जब स्टार्टिंग में देखा था, हमने सीजीएम क्लॉक देखी थी ना, उसके रिस्पेक्ट में तो हमने सेकंड की क्या निकाली थी, डेफिनेशन निकाली थी। तो यहाँ क्या करते हैं हम, जैसे उसी को ले लेता हूँ मैं, सीजीएम का एग्जाम्पल। ठीक है, सीजीएम 13 एटम का क्या लेते हैं, वाइब्रेशन हम काउंट करते थे। ठीक है, एक लंबा चौड़ा सा फोन नंबर टाइप का वाइब्रेशन आता था ना। ठीक है, तो वही एटॉमिक क्लॉक का वाइब्रेशन के होता है। ठीक है, इसमें इसमें जो हम टाइम बहुत छोटे टाइम्स के लिए निकालने के लिए ये यूज होते हैं, जैसे 1 सेकेंड से लेके 10⁻13 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बहुत छोटे छोटे से टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। ठीक है, 10⁻13 सेकेंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये एटॉमिक क्लॉक होती है। फिर ऐसे ही एक डीके मेथड होती है। ठीक है, जैसे डीके मेथड कौन सी होती है, जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे कि हम क्या दे करते हैं, डीके करेंगे मतलब किसी न्यूक्लियस का हम क्या करेंगे, उसको उसको ब्रेक करके हम क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे किसी न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे, जैसे रेडिएशन निकलते हैं ना, जैसे आपने रेडिएशन के बारे में सुना होगा, हिरोशिमा नागासाकी वाला कॉन्सेप्ट। वहाँ अभी भी रेडिएशन निकलते रहते हैं, जब वहाँ एटम बॉम्ब गिराया था। ठीक है, तो उस वजह से तो क्या होता है, जब किसी एटम से क्या होता है, उसके पास अगर बहुत सारे क्या हुए, न्यूक्लियस उसका काफ़ी हैवी होता है, तो उसमें से क्या होता है, रेडिएशन यानी कि एनर्जी क्या होती है, निकलती रहती है इस तरीके से। ठीक है, तो एनर्जी निकलेगी तो क्या है, वही रेडिएशन है, तो वो डिके करते जाएगा ना, उसका साइज क्या होता जाता है, जैसे अभी इतना साइज है तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, छोटा होगा, फिर और छोटा, फिर छोटा 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 होते होते क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो गया, डिके हो गया, पूरा खत्म हो गया इस तरीके से। तो ये डिकेइंग मेथड होती है, इसमें भी हम टाइम को काउंट करते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड काउंट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स लिए जाते हैं, इसलिए एलिमेंट्री पार्टिकल मेथड भी बोले जाते हैं इसको। ठीक है, डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल मेथड। फिर आपको एक और मेथड जो आपने काफ़ी टाइम पढ़ी भी है, रेडियो एक्टिव डेटिंग। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपने 10th में ही पढ़ा होगा ना। ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग। ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड में क्या होता है, हम फॉसिल्स का क्या करते हैं, कार्बन 12, याद है ना, कार्बन 12 एटम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, फॉसिल्स की एज पता करते हैं, जैसे डायनासोर्स कितने टाइम पहले थे, या यूनिवर्स कब से शुरू हुआ, या अर्थ पे ह्यूमन कब आया। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग के रिस्पेक्ट में ये सब चीज़ें पता की जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने देखी, लेंथ की, मास की और टाइम की। ठीक है, अब कुछ लेंथ, मास और टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ टेबल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो देखते हैं, मैं जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ का ऑर्डर्स। ठीक है, तो लेंथ जो हमने ऑब्जर्व करी थी, जैसे बोल सकते हैं प्रोटॉन की क्या होती है, प्रोटॉन की एटम की लेंथ 10⁻⁻15 मीटर, हाइड्रोजन एटम की 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे ही वायरस की लेंथ 10⁻⁻8 मीटर। ऐसे ही थिकनेस ऑफ पेपर 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, ऐसे माउंट एवरेस्ट की 10⁻4 हो गई। ऐसे ही सन का देख लिया हमने, सन की लेंथ के रिस्पेक्ट में, ये मून और अर्थ की डिस्टेंस, मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस देखो 10⁻8 मीटर। ठीक है, ऐसे ही सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस 10⁻11 मीटर। ऐसे ही गैलेक्सी की जो डिस्टेंस है, उसकी जो लेंथ है 10⁻21। ऐसे यूनिवर्स की 10⁻26। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्या है, लेंथ के ऑर्डर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेंथ के ऑर्डर है, इनको आप नोट करके आप खुद से रीड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर ऐसे ही हम देखते हैं मास के ऑर्डर देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास देख लेते हैं, 10⁻31 के आसपास होता है केजी में। ठीक है, ये सब केजी में होंगे। प्रोटॉन का 10⁻27 हो गया, यूरेनियम का 10⁻25। ठीक है, ऐसे आरबीसी जो होती हैं उनका 10⁻13। ठीक है, केजी। ठीक है, ऐसे ही रेन ड्रॉप का 10⁻6। ह्यूमन का 10⁻2 यानी कि 100 केजी हो गया, 100 केजी के आसपास लगभग लगभग है ये। ठीक है, ऐसे मून का 10⁻23 हो गया केजी मास, अर्थ का 10⁻25 हो गया, सन का 10⁻30 हो गया, यूनिवर्स का 10⁻55 हो गया। ठीक है, ये सब केजी में हो गए, मास हो गए। ठीक हो गया, तो इस तरीके से ये क्या होगी, मास टेबल हो गई।
फिर ऐसे ही कुछ टाइम के भी हैं, आप कुछ टाइम के भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अनस्टेबल पार्टिकल के लिए 10⁻⁻24 सेकेंड क्या क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो आप एक्सरे देखो 10⁻29 सेकेंड का होता है। जैसे आई विंक लिखा है, आई विंक का देखना आप, ठीक है। तो आई विंक का मतलब आँख झपकाने, तो 10⁻⁻1 सेकेंड का टाइम लगता है। ऐसे अगर पिरामिड की हम एज के बारे में बात करें तो 10⁻11 है गीजा के पिरामिड जो दिए, ठीक है। ऐसे डायनासोर जब हमारे अर्थ पे थे तो 10⁻15 सेकेंड टाइम उनका उस टाइम पे थे वो। ऐसे यूनिवर्स की एज 10⁻, सॉरी 10⁻15 ही प्लस में है, ठीक है। 10⁻17 हो गया एज ऑफ यूनिवर्स, इतना सेकंड में, ठीक है। टाइम क्या है सारे के सारे सेकंड में, अभी तक यूनिवर्स की एज इस तरीके से, ठीक है। तो ये इन टेबल्स को आप नोट कर सकते हैं और आप खुद से रीड कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ जनरल नॉलेज के रिस्पेक्ट में भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखी मेजरमेंट मेथड। अब हम आगे देखेंगे डायमेंशंस के बारे में, ठीक है।